कोरोना की तीसरी लहर पर केंद्र सरकार का अलर्ट, कहा अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर दे चुकी है दस्तक। पीएम बोले, यूरोप में केस बढ़ना चेतावनी, खड़े हैं तीसरी लहर के मुहान पर। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। नीति आयोग ने कहा, पीएम मोदी ने तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को कोविड-19 के बढ़ते आर फैक्टर को लेकर किया आगाह। गृह मंत्रालय का राज्यों को पत्र, आर फैक्टर का 1.0 से अधिक होना कोविड-19 के केस बढ़ने का संकेत। अगर आर वैल्यू बढ़ती रही और 1.0 के आसपास पहुंची तो राज्यों को लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। विशेषज्ञों ने कहा, लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों से ही आर वैल्यू को काबू में रखा जा सकता है। मई में आर वैल्यू कम होने की बड़ी वजह लॉकडाउन थी, तब दूसरी लहर का प्रभाव कम होता गया। तीसरी लहर, सावधान। देश में कोरोना के केस भले ही कम हो गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर आगाह किया है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि यह एक चेतावनी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाए। ऐसे में देश में कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाले दृश्यों ने डरा दिया है, क्योंकि आयोजनों और टूरिस्ट सेंटर्स की भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल है कि तीसरी लहर निकट है, हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस लापरवाही ये बहुत महंगी पड़ सकती है। और इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी जो कि सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल उदयपुर से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या इसमें कोई शक है कि तीसरी लहर नहीं आएगी? तीसरी लहर अगर आएगी तो लापरवाही उसको लेकर के आएगी। और जैसा अभी आपने कहा कि जिस तरह की भीड़ हम बाजारों में देख रहे हैं, पिकनिक स्पॉट्स पर देख रहे हैं, हिल स्टेशंस पर देख रहे हैं, अन्य जगहों पर देख रहे हैं, कई सारे कार्यक्रमों में देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत डराने वाली और ख़तरनाक संकेत कर रही है कि अभी समझ जाओ, 2 वेव से आपने कुछ नहीं सीखा। स्वप्निल जी, हम भारतीयों की जो याददाश्त है वो बहुत छोटी है। हम उन पुराने कटु अनुभवों को भूलते जा रहे हैं और अभी भी उतने ही लापरवाह हैं जितने पहले वेव के बाद में थे। हम अभी भी मास्क नहीं लगाते, अभी भी डिस्टेंसिंग नहीं रखते, अभी भी हाथ नहीं धोते। और वैक्सीन जो है, मैं बड़े दुखी मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी तरह से हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर पहली वेव को हैंडल किया, दूसरी वेव को हैंडल किया, हमारा ये जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो उतना का उतना मतलब जिसका अनुभव है वो बड़ा खराब रहा है। मैं इसको अच्छा अनुभव नहीं कह सकता हूँ।
4 दिन तक वैक्सीन नहीं लगती है, फिर एक दिन वैक्सीन आती है, बहुत मारामारी होती है, पब्लिक भीड़ में टूट पड़ती है वैक्सीन लगाने के लिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर रमेश और देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर पर पब्लिक टूट पड़ती है उससे ये तो पता चलता है कि लोग भी कोरोना को लेकर डरे हुए तो हैं, और दिल से तो कोई भी नहीं चाहता कि तीसरी लहर आए, लेकिन हमारे देश का जो फाइबर है, सोशल फाइबर है, वो मजबूर करता है रोज घरों से बाहर निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में जुटने का। अब ऐसे में मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बिना तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। स्वप्निल जी, एक चीज मैं बताऊं, मैंने ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा है जो बिना वजह बिना कारण के घरों से बाहर निकलते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। अच्छा, निकलना जरूरी है, आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, आपको अपने ऑफिस जाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है, तो मास्क का उपयोग क्यों नहीं करते? मास्क छोड़ दिया लोगों ने, बहुत जल्दी छोड़ दिया। आप ढेर सारी पब्लिक को देखेंगे मास्क नहीं लगा रहे, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आप घरों से बाहर निकले, अगर जरूरी है रोजी रोटी कमाना, इतने लंबे लॉकडाउन के बाद में, दो लॉकडाउन के बाद में, तो आपको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन इस कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको क्यों भूल रहे हैं? ठीक है, तो ऐसे में एक अहम सवाल आता है, और उस सवाल के लिए मैं डॉक्टर समीर भाटी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर समीर भाटी, नीति आयोग ये कहता है कि पीएम मोदी ने तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और यह संभव है। अब नीति आयोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर सोच रहा है। यह स्थिति इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर स्टेट्स अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, और चीजें, पहली बार मैं कह रहा हूं, मैं सेंट्रलाइजेशन का पक्षधर नहीं हूं पूरी तरह से, लेकिन इस एक मामले में जब तक चीजें सेंट्रलाइज नहीं होंगी हम क्या ही कर लेंगे। जी बिल्कुल, एक तो इसमें ये समझने वाली बात जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड हम जैसा बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन ड्राइव को जैसे सेंट्रलाइज किया हुआ है, पेंडेमिक से लड़ने को भी सेंट्रलाइज करना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें एक चीज होती है कि जो ये हमारी वेव है या पेंडेमिक है या कोई भी महामारी है, स्पेसिफिकली अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है और हर ये जो पेंडेमिक है अलग तरह से बिहेव करती है। आपने देखा होगा, फिलहाल अभी मैं करंट वर्तमान समय की बात करूं तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, जिनमें आप देखेंगे कि एकदम से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। केरला में फिर केसेस बढ़ना शुरू हो गए, महाराष्ट्र में फिर केसेस बढ़ना शुरू गए, और फिलहाल अभी हम दिल्ली और बाकी सबकी बात करें तो वहां पर इस तरह से अभी केसेस नहीं बढ़ रहे। तो हर जगह पर अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी काम आएगी, एक तरह की स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं हो सकती। त्रिपुरा की बात करें तो अभी जो आप बात कर रहे थे और अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, आर फैक्टर की जो बात कर रहे थे, अब त्रिपुरा में आप देखेंगे कि जो आर फैक्टर है करीबन 1.1। नहीं, लेकिन आर फैक्टर के बारे में अब चूंकि अब ये बात निकल ही गई है, तो डॉक्टर समीर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं, देखिए इस कोरोना काल ने ना हमको इतने सारे शब्द दिए हैं, टेक्निकल टर्म्स दिए हैं जिसका मीनिंग हम में से कोई नहीं जानता, और ये फैक्ट है, ये आर फैक्टर भी उन्हीं शब्दों में से एक है जो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग बता दें ताकि हम उस पर बात कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज है इसमें, क्योंकि ये बड़ी इवॉल्विंग साइंस है, बार बार नई नई चीजें सामने आ रही है, उन चीजों के अकॉर्डिंगली हमारी जो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग सारी होती है। अभी तक हम फिलहाल जो बात करते थे पिछले वेव तक की, हम बात करते थे कि पॉजिटिविटी रेट कितना हो रहा है, हमें जैसे लगता था कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए पॉजिटिविटी रेट डिपेंड करती है, अगर किसी राज्य में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट कई बार उस तरह से ज्यादा आ सकती है, और कहीं पे टेस्ट ही नहीं हो रहे तो वहां पॉजिटिविटी रेट, तो पॉजिटिविटी रेट को नहीं मानेंगे। आर फैक्टर बेसिकली मैथमेटिकल एक फैक्टर जिसमें बताया जाता है कि अगर आपका आर फैक्टर 1 है, अब ये 1 या जो भी है वो कैसे कैलकुलेट होता है, इसको हम देखते हैं कि 100 के करीब अगर लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 100 के करीब, और वो 100 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपका आर वैल्यू है 1 पर अगर वो 100 से ज्यादा कर रहे हैं 100 लोग तो वो उससे अधिक होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 80 लोगों को 100 लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो आर फैक्टर है वो होगा 0.80। तो ये इससे डिपेंड करता है। और हमारा जब पीक पे चल रहा था ना आपका, जब सेकंड वेव, उस समय हमारा जो आर वैल्यू थी वो 1.38 तक, मतलब ऐसे बढ़ी हुई थी। तो उससे, और अभी हमारा जो करंट, तो हम ये कह सकते हैं कि इन रिलेशन है, अगर आर फैक्टर बढ़ रहा है, डॉक्टर रमेश मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आर फैक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि खतरा बढ़ रहा है। अब कुछ राज्यों में आर फैक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकारों का अब तक जो फोकस रहा है, जो भी नीति निर्धारक हैं, वो अब तक जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो तो पॉजिटिविटी रेट है, वो आर फैक्टर तो है नहीं। एकाएक आर वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गई है।
स्वप्निल जी, ये खाली शब्दों का हेरफेर है। आप चाहे इस तरह से देख लें, आर फैक्टर के हिसाब से देख लें या पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से देख लें, बात घूम फिर करके वहीं पहुंचती है कि अगर हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, पहले कल के मुकाबले आज केस ज़्यादा हैं और आज के मुकाबले आने वाले कल में केस ज़्यादा होने वाले हैं, तो हम निश्चित रूप से किसी न किसी वेव को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका नाम थर्ड वेव भी हो सकती है। और जब जब तक हम लापरवाही करते रहेंगे, थर्ड वेव क्या, फोर्थ वेव क्या, फिफ्थ वेव भी आएगी। तो इन सब चीज़ों से हमें यही सबक लेना पड़ेगा कि हम अपने आप को ज़्यादा व्यवस्थित करें, ज़्यादा अनुशासित करें, बिना बात बाहर नहीं निकलें। और ख़ास तौर से जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप वो है जिनको टीका नहीं लगा है या कोरोना भी नहीं हुआ है, वो लोग सबसे ज़्यादा संक्रमण के लिए एक जिसको कहते हैं उर्वरा भूमि है। तो उन लोगों को पहले, अगर वैक्सीन कम आ रहा है तो पहले उन लोगों को टारगेट करके वैक्सीनेशन उनका करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे जिनको विदेश जाना है उनके लिए अगर कैंप लग सकता है, तो फिर जिन्हें यहीं रहना है और सबसे ज्यादा बाहर निकलना है उनके लिए अलग से कैंप क्यों नहीं लग सकता? ये बिल्कुल सही आपका एक सजेशन मुझे लगता है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर रमेश, देखिए, एक तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस देश के किसी भी राज्य की सरकार को ये लगता है कि वो मुझे काउंटर कर सकती है तो करे, मैं उसके लिए तैयार हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं ये कह और ये जिस रूप में काम बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके अनुपात में अनुदान बढ़ता जा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर हमारा किसान है, कृषि है। उसी रूप में हम लोग इस सेक्टर को, और 90 पैसे बिजली जो मिल रही है, आप सोच सकते हैं कि जो बिजली 5 रुपये 55 पैसे प्रति इकाई पड़ती है, उसको 90 पैसे में देने का मतलब 4 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट अनुदान हो गया। और जैसा भी कहा गया 1000 रुपये प्रति माह तक मैक्सिमम मिलेगा किसान को। अभी उदाहरण दे रहे थे हमारे मंत्री जी कि एक प्रकार से जो छोटे किसान हैं, जो उनको तो एक प्रकार से फ्री बिजली हो गई। इस रूप में किस प्रकार खेती में प्रगति हो, वो हमारा ध्येय है। उसी रूप में जब तक बिजली कंपनियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं था। और जिस तरह खेती को मजबूत नहीं करेंगे, इसलिए ये बड़े फैसले जो किए गए हैं, जो मैंने बजट में घोषणा की है कि अगली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। अलग बजट का आना, अलग बिजली कंपनी बनना, ये ऐतिहासिक फैसले हैं, इतिहास बनाएंगे। फिर वो आशंका भी है कि ये अलग बजट बनाना, अलग बिजली कंपनी बनाना, इससे किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट होंगे, कई तरह क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा ध्येय है कृषि को और बिजली को, उसको लेके आगे बढ़ना, तो हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसको हम सब मिलकर के किसानों के इंटरेस्ट के अंदर, राजस्थान के इंटरेस्ट में उनको पूरा करें। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और समय समय पर हमारे यहाँ, चाहे छबड़ा हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो सूरतगढ़ हो, बाड़मेर के अंदर प्लांट लग गया प्राइवेट सेक्टर में। इस रूप में जनरेशन का काम साथ साथ चला। और सोलर और विंड के अंदर जो टारगेट अक्षय ऊर्जा के बनाए गए 30,000 मेगावाट तक के, अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे 2025 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसको पूरा करने के लिए हम सबको उसी रूप में आगे आना पड़ेगा। पर जनरेशन साथ साथ हुआ राजस्थान में, इस कारण से आज हम लोग कंफर्टेबल हैं। आज आप जो किसान की मांग है 6 घंटे बिजली कम से कम मिले, वो क्यों मिल पा रही है? पहले 20 साल पहले आप देखते थे कि किसान लोग सड़कों पे आते थे, आंदोलन होते थे। और आज ये स्थिति बन गई, तो आराम से हम लोग उनको 6 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। और दिन को बिजली मिलना, आप जानते हैं कि
कितनी बड़ी चुनौती थी। आज 15 जिले में दिन को बिजली मिल रही है और 2023 तक का विभाग का टारगेट है कि हम सब जगह दिन को बिजली देंगे। दिन को बिजली देने का मायने है कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो उत्पादन के अंदर तब तक संभव नहीं है। इस रूप में तमाम फैसले किए गए। और अभी मैं कहना चाहूंगा, जब तक कि हम सुधार नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार हम लोग सरकार बनते ही जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने की नई तकनीक आई थी, तो राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहां मैंने उसी वक्त सरकार बनते ही हमने 2 प्लांट 4 इकाइयाँ 660x2, 2 छबड़ा में और 2 इकाइयाँ सूरतगढ़ में सैंक्शन कर दी। 1 इकाई का काम पहले गवर्नमेंट मुश्किल पूरा कर पाई, 2 इकाई हमारे वक्त पूरी हुई है और 30 इकाई कलारी जल्दी आप जून तक का टारगेट था, जून चला गया है। तो उम्मीद करता हूँ सूरतगढ़ वाले 4था इकाई भी आप जल्दी उसको, आवाज नहीं आ रही है। तो कोविड के कारण थोड़े लेट हो गए, विद इन ए मंथ और सो आपसे उद्घाटन करवाएंगे सर। कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब कि 4 इकाइयाँ आ गई तो 1320 इंटू 2 करीब 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन एक्स्ट्रा हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा ख्याल रखा कि राजस्थान में हम लोग चाहे अकाल सूखे पड़ते हों, पूरा देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया राजस्थान। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दूर दूर गांव है, इसलिए बिजली पहुँचाना के अलावा चाहे सड़क पहुँचाओ, बिजली पानी कुछ भी पहुँचाओ गाँव में, तो कई गुना ज़्यादा कॉस्ट आती है अन्य राज्यों के मुकाबले में। तब भी हम लोगों ने कमी नहीं रखी और उसको पूरा किया। आज राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले अकाल सूखे पड़ते रहते थे, हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। ये तो बदलाव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का नरेगा लेके आ गए, तो गाँव में अकाल पड़ो या नहीं पड़ो 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई, आराम हो गया लोगों को। पहले अकाल पड़ते ही सबके चेहरे उतर जाते थे, चाहे वो सत्ता में होते थे उनके भी, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, और गांव वालों के भी। आज वो स्थिति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जमाना देखा है बचपन में, 480 का गेहूँ अमेरिका से आता था, अमेरिका से भीख मांगनी पड़ती थी राशन पे गेहूँ बांटने के लिए। और वही इंदिरा गांधी के ज़माने में, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में धीरे धीरे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई आज आत्मनिर्भर देश से। तो इसीलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। किसानों का मान सम्मान समाज में सुनिश्चित रहता है। और जब कहते हैं कि 80% जनता गाँव में बसती है, तो सरकारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाँव का कैसे विशेष ख्याल रखें। उसी रूप में हम लोग सारे फैसले कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है, आधा हिस्सा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है, जबकि हमारी मांग है राजस्थान को तो आप जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनकी तरह आपको विशेष दर्जा देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा दूरियां बहुत लंबी लंबी है एक गांव दूसरे गांव के बीच में। ढानियों में बसा हुआ राजस्थान की जगह, वहाँ तक बिजली पहुँचाना, पानी पहुँचाना, सड़क पहुँचाना में बहुत कॉस्ट लगती है। वही फार्मूला जो 50% का है, हमारी मांग रहती है कि 90-10 का फार्मूला होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से वो हमारी बात मानी जा नहीं रही है। और तो जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जयपुर अजमेर 2 बार घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि 13 जिले की योजना ये है, पीने के पानी और साथ में सिंचाई का भी काम चलेगा। और वहाँ भी बिजली की आवश्यकता होगी। बिजली के बगैर तो पानी की योजनाएं चल नहीं सकती, सिंचाई के काम हो नहीं सकते। इसलिए एक तरफ बिजली सेक्टर हमारे लिए बहुत ही प्राइम सेक्टर है और कृषि क्षेत्र तो उसको तो सब मानते ही हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी इसके अंदर भी, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर भी। उनको भी याद करना चाहते हैं कि
बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमेशा भागीदारी निभाई है। सबसे खुशी की बात यह भी कि अभी कोविड चल रहा है और जीडीपी के हालात क्या है देश में मालूम है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या बन गई है, बहुत संकट में देश पूरा। तो देश में 80% रेवेन्यू कम हो गई अभी हमारी। तब भी कृषि क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने जीडीपी में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया था, चाहे वो थोड़ा किया हो। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है किसानों का और किसानों के कृषकों का और उनकी भूमिका का, कि कोविड के अंदर भी उन्होंने जिस रूप में भागीदारी निभाई है, उस कारण से आज हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी के चुनौती भरे समय के अंदर भी उनकी भागीदारी प्लस है। इसलिए मैं सब बातें मेरे पूर्व वक्ता बहुत लंबे बहुत ही विस्तार से कह चुके हैं। जल जीवन मिशन जो है ये भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। अभी करीब 80 लाख घरों तक पानी हमें पहुंचाना है और इसमें 50% भागीदारी राजस्थान सरकार की है, राजस्थान की है, 50% भागीदारी केंद्र सरकार की है। तो ये जो स्थितियां हैं उसको हमने समझना पड़ेगा कि जब तक वित्तीय प्रबंधन अच्छा नहीं होगा जो हम कर रहे हैं तो योजनाएं कभी कामयाब हो नहीं सकती थी। अभी जब मैंने बजट पेश किया तो हमारे तमाम पार्टी के एमएलए साहबान इसलिए खुश हो गए और आम जनता भी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बजट में प्रोविजन कर सकते हैं हम लोग। तमाम जो घोषणाएं करी हम लोगों ने वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी सभी क्षेत्रों में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, जो मांगा विधायकों ने वो हमने दिया। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि कोविड में चैलेंज बहुत बड़ा था, तब भी हमें बजट में कोई कमी नहीं आने दी। अब हम चाहेंगे कि रेवेन्यू अभी 80% कम हो गई अभी लॉकडाउन में अंदर, हम चाहेंगे कि अब लॉकडाउन कुछ कम हुआ है। हालांकि अभी तीसरी वेव की संभावनाएं बहुत ही जोरों शोरों से प्रचारित हो रही है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं